मैं हूं अर्पिता आर्या। चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली है। ऐसा संयोग 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो रात 9:57 से शुरू हो जाएगा। इस वक्त सूतक काल चल रहा है। दोपहर 12:58 से ही ये शुरू हो गया। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए। चंद्र ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी कई हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हैं, और इस खास पेशकश में हम दोनों पक्षों को आमने सामने रखेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी होंगे, धर्मगुरु भी होंगे और खगोल वैज्ञानिक भी होंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका परिचय कराएं। नंदिता पांडे ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा कौशिक ज्योतिषी, वो हमारे साथ हैं। साध्वी जया भारती धर्मगुरु, वो हमारे साथ होंगी। नीरज राठिया खगोल शास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नंदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो चंद्र ग्रहण है ये क्यों खास है? चंद्र ग्रहण है, एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऊपर से भारत में इसका काफ़ी असर है। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण पिछले 2-3 साल से पड़ नहीं रहा था, और ये 2-3 सालों के बाद एकदम से इस तरह की स्थितियां बनी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खास इसमें यह है कि इस चंद्र ग्रहण से जो इम्पैक्ट हो रहा है, लगभग आप पूरी दुनिया में कहेंगे 85% लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि आप अमेरिका और ऊपर कनाडा को छोड़ दें और साउथ अमेरिका को छोड़ दें, तो पूरा विश्व उसके अलावा इस ग्रहण के प्रभाव के अंदर आ रहा है। यानी कि जो भी आपदाएं आएंगी, जो भी बदलाव आएंगे, अचानक से उतार चढ़ाव आएंगे, वो लगभग सारी ही जनता जो विश्व में है, वैश्विक स्तर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो अगर हम देखें ग्रहण पे, तो आप देखेंगे कि जैसे हम बोलते हैं हमेशा शेयर मार्केट में उथल पुथल होती है, टैरिफ्स इकोनॉमी में उथल पुथल होती है, आपके किसी राजनेता या राज सत्ता में बदलाव आता है, राजनेता या किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु होती है। और अभी अरमानी जी की मृत्यु 2-3 दिन पहले ही हुई है, बिल्कुल ग्रहण के पास। तो ये इस तरह के इंडिकेशन देते हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं, आप शांति नहीं होती, प्राकृतिक आपदा है। अब ये ग्रहण जो है पड़ रहा है, जब शुरुआत हो रही है शतभिषा नक्षत्र से, और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि एक्वेरस में जा रहा है, कुंभ राशि में ग्रहण हो रहा है। कुंभ राशि होती है वायु तत्व की राशि। वायु तत्व का मतलब हो गया स्काई, स्पेस, आकाश। और जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा की वजह से पड़ता है, तो पानी, तो जो क्लाउड बर्स्ट इतने ज़्यादा हमने ऑफ लेट देखे हैं, या फिर एक सुनामी जैसी सिचुएशन जापान में भी आई थी अभी 1-1.5 महीने पहले, ये सब ग्रहण का असर। जब भी ग्रहण पूर्ण ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण, तो आपका 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का इसका असर रहता है। अब आप ये देखें कि केवल यहीं तक का असर नहीं है, ये जाएगा आपका अप्रैल मई तक का। क्यों? क्योंकि फरवरी के महीने में भी एक और पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका असर भारत में बहुत ज़्यादा होने वाला है, और काफ़ी हद तक का विश्व में उसका असर रहेगा। तो ये डबल इम्पैक्ट जो बन रहा है ना, डबल वामी की तरह। और इसी के पश्चात 15 दिन में आपका सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। तो सूर्य ग्रहण भी जब साथ में आता है, हालांकि दोनों हमेशा आसपास ही होते हैं, 15 दिन के उसमें होते हैं। जो ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होता है, वो हमेशा पूर्णमासी को होता है, और अमावस्या को आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है। मैम, इसको हम थोड़ा और आसान तरीके से, क्योंकि आप एक ज्योतिषी हैं, तो आप कुछ ऐसी भाषा भी समझाएंगी जो हो सकता है आम लोगों को ना समझ में आए, इसलिए बहुत ही आसान शब्दों में ये समझना चाहेंगे। क्योंकि आपने एक चीज जो बताई, ये हमेशा असर डालता है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका असर केवल जब ग्रहण लग रहा है तब नहीं, उसके आगे पीछे भी हम देखते हैं। राजकुमार जी, ये जो असर है, ये जो हमने अभी पहले देखा, जिस तरह की आपदा अभी हमें हमारे पहाड़ी राज्यों ने झेली है, ये असर हमने देखा है, ये अब जब ग्रहण पड़ रहा है तो ये असर और ज्यादा खतरनाक होगा, या इसके बाद जब खत्म होने की बेला आएगी उसके बाद भी असर कुछ महीनों तक रहेगा? वो जो महीना होगा वो क्या और खतरनाक हम माने कि हो सकता है, और हो सकता है तो किन किन लिहाज से हो सकता है? जी देखिए अर्पिता जी, ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण एक खगोलीय घटना है जी। और हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो आकाश में गोचर करने वाले 27 नक्षत्र, 12 राशि और नवग्रहों के द्वारा होता है। अब ऐसी स्थिति में आप हमेशा देखिए कि ब्रह्मा जी के 4 युगों में वर्ष के 360 दिन जो होते हैं, उन वर्ष के 360 दिनों में 12 पूर्णमासी आती हैं। 12 महीने होते हैं, 12 पूर्णमासी आती हैं। लेकिन ग्रहण हर पूर्णमासी को नहीं लगता, जबकि चंद्र ग्रहण लगता ही पूर्णमासी को है।
लेकिन हर पूर्णमासी को नहीं लगता। वह कब लगता है? ये राहु और केतु क्या हैं? ये दो बिंदु हैं, एक उत्तर बिंदु है और एक दक्षिण का बिंदु है। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में यह दो बिंदु जो कि एक दूसरे को काटते हैं, सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को, तब जाकर के जब इनका स्पष्ट 14 अंश से कम चंद्रमा और सूर्य का स्पष्ट राहु और केतु से 14 अंश के अंतराल में कम हो जाता है, तब ग्रहण लगता है। एक राशि 30 अंश की है और ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है। ऐसी स्थिति में जब वह 30 अंश से घट करके 14 अंश से कम यानी 10 अंश से भी कम आ जाता है, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। और इस वर्ष शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में, जो कि नक्षत्र किसे कहते हैं? जो आकाश मंडल में स्थिर हैं, वो चलते फिरते नहीं हैं, और ग्रह उसे कहते हैं जो गतिमान है, चलते रहते हैं, जिनकी गोचर है, जिनका समय है एक राशि में कितने दिन रहने का। शनि है 2.5 वर्ष, सूर्य है 30 दिन 29.5 दिन, बृहस्पति 13 महीना, इसी प्रकार चंद्रमा है 2.25 दिन। अब देखिए क्या है कि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये चंद्र ग्रहण तो पढ़ते हैं, वर्ष में 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भूमेर पिंडा शशांक ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा। पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा सबसे नजदीक है और उसके ऊपर बुध है। ज्ञा का अर्थ होता है बुध। कवि फिर उसके ऊपर शुक्र है, उसके ऊपर जाकर के सूर्य है, तो सूर्य चौथे नंबर में आता है। कुजे जारकी फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर उसके ऊपर जाकर के शनि है, और शनि के ऊपर 27 नक्षत्रों का नक्षत्र मंडल है। तो इस प्रकार से वह पृथ्वी में रहने वाले प्रत्येक जलचर, चाहे जलचर जीव हैं, चाहे प्राणी हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज हैं, वनस्पतियां हैं, वो सभी को प्रभावित करते हैं। और चंद्र ग्रहण चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और उसी को राहु का जो स्पष्ट है वह इस वर्ष इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्ण चंद्र ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि राहु का स्पष्ट चंद्रमा से 6 अंश के दूरी पर आ रहा है, तो बहुत ही नजदीक आ रहा है, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और इस पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी राशि का। कितना सावधान रहना मनीषा जी, जरा ये बताइए, क्योंकि सीधे तौर पर जो आम मानुस है उसके मन में सवाल रहता है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, वो हमारे जीवन में कितना असर डालेंगे, अच्छा लेकर आएंगे, शुभ लेकर आएंगे कि अशुभ लेकर आएंगे, ये समझाइए जरा। देखिए, जब समुद्र मंथन की बात करें अगर हम, तो उसमें विष भी था और अमृत था। अब ये तो देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। जितने सालों से हम आपके चैनल पे शो कर रहे हैं ना, आई थिंक नंदिता जी और मैं हर बार आके यही कहते हैं कि इट्स हाई टाइम हमें इन्हें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो आएंगे। हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम अपनी इस साल की गणनाओं को आपके आगे रखते हैं। उसका मतलब आपको डराना नहीं होता, बल्कि कुछ इवेंट्स जो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं, हम वो बताते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सच में खास है। क्यों खास है? जो नंदिता जी ने आपको समझाया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है ये है, और कितने सालों बाद जो है इसमें भारत पर इसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं अगर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकली आसान शब्दों में इसे समझाऊं, तो मेरे हिसाब से इस बार एक प्लानिटरी कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है। ये सारे ग्रह जो है ना, वो एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्ट करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, चंद्रमा यानी मून, ग्रहण राहु लगा रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स गिनती में आ गए। थर्ड, ये जो ग्रहण है ये संडे के दिन लग रहा है, यानी सूर्य की एंट्री हो गई। सितंबर के मंथ में लग रहा है, जो कि 9th मंथ है, तो मार्स भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर 2025 को। डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 जो है वो केतु रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रहण लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र है, तो गुरु की भी एंट्री हो गई। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो 25th नक्षत्र है, यानी कि अगेन केतु जो है वो नंबर 7 डोमिनेटिंग हो जाते हैं।
ये ग्रहण लग रहा है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, जो शनिदेव की राशि है। तो ये 8 प्लैनेट तो जो है वो साथ साथ जुड़ रहे हैं। जब ये ग्रहण की हम जिस समय ये ग्रहण पड़ेगा, अगर हम उस वक्त की कुंडली तैयार करें तो ये वृषभ लगन बनता है, टॉरस असेंडेंट बनता है, तो यानी वीनस भी जुड़ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या बड़ा ये महासंयोग जो है वो बन रहा है कि जब 9 के 9 प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ जब बैठे हों टेबल पर, तो बड़े बड़े इवेंट्स तो नजर आएंगे। ये बात जो है वो हमें नजर आती है। अब नंदिता जी ने ऑलरेडी बताया कि काफी सारी चीजें जब भी चंद्र ग्रहण आता है, खासकर 15 दिन में जब सूर्य ग्रहण भी आए, तो बड़े बड़े इवेंट्स हमने कितने सालों में जो है वो देखे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल होती है, फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो चीजें आती है, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो जल से नुकसान जो है वो अभी आगे भी नजर आता है। कोई ना कोई धार्मिक स्थल के आसपास जो है वो घटनाएं होती हुई नजर आती हैं। कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स इस वक्त जो है वो नजर आते हैं, ब्रिज का टूटना, कोई शिप में जो है वो आग लग जाना, ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। लेकिन अच्छी चीज जो आप कह रहे थे कि हमें क्या डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हर बार एक बात कहते हैं कि ग्रहण जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए अपने मन को स्ट्रांग करने के लिए। मैं हमेशा ये एक बात कहती हूँ कि चंदा, अब हम अगर बचपन से बात करें ना, चंद्रमा को हम चंदा मामा के नाम से जानते हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है हमारे जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते नहीं, बाद में तो प्रियतमा भी हो जाते हैं। जी, रूप तो बहुत बदलते हैं। हम इन्हें करवा चौथ पे इनकी पूजा भी करते हैं, चांद का इंतजार करते हैं। पर अगर बचपन से मैं बात कहूँ तो चंद्रमा जो है वो चंदा मामा का रोल अदा कर रहे हैं, और ये एक लौते रिश्तेदार है जो हमारी लाइफ में ना इंटरफेयर नहीं करते। चंद्रमा जो है वो खुद ही मन के कारक हैं, इसलिए हमें मन पर कंट्रोल रखना सिखाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जब आप चंद्रमा को आसमान में देखते हैं तो कभी भी एक जैसा नजर नहीं आता, घटता बढ़ता नजर आता है। हमारा मन भी तो इसी तरीके से है, आज मन है और कल मन नहीं है। और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मन नाम का ऑर्गन हमारी बॉडी में है नहीं, ये हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट का एक सिंक है जो हमें एक सिग्नल देता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तो इस दौरान जब ग्रहण लगता है, एक तरीके से हमारा इमोशनल और स्पिरिचुअल टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, इमोशनल जो है हम लो फील करेंगे, बट ये सिर्फ हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ सीन, क्योंकि राहु जो है वो क्या है, छलावा है। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, और भ्रम ये कहाँ पैदा करेगा, मन पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रहण को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। आपने डर शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए साध्वी जया जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, डर तो सूतक का नाम सुनते लग जाता है, लोग समझ जाते सूतक की शुरुआत हो गई, उससे पहले लोग समझ जाते हैं खाना नहीं बना के रखना है, तुलसी का उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो परंपरा के तहत बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। क्या उतना डरने की जरूरत है? सूतक में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत बेसिक अगर आप बता सकें जो मुमकिन भी हो आम लोगों की दिनचर्या में उसका पालन कर पाना। बहुत अच्छे से हमारे जो भी ज्योतिष हैं जो बैठे हैं उन्होंने बहुत टेक्निकली समझाया है। मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले ना हम लोग जिन चीज़ों को परंपरागत तरीके से समझ लेते हैं पर कभी उनके पीछे का अर्थ नहीं समझते, बस एक रिचुअल है, रूटीन है तो उससे करते हैं। सूतक का मतलब होता है कि जिस समय पे अशौच है यानी कि संक्रमण है, यानी कि कुछ इन्फेक्शियस है। आप देखिए कि एक ह्यूमन बॉडी, एक छोटी, अगर आप किसी प्लैनेट से, किसी बड़े ग्रह से एक ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें तो एक ह्यूमन बॉडी बहुत छोटी बॉडी है और एक सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ा एक ग्रह है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी का भी अपना एक ऑरा, अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक एनर्जी फील्ड होती है। ऐसे ही ग्रहों की अपनी एनर्जी फील्ड होती है जो आपस में ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जितनी ये सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम या हमारे बड़े जो ब्रह्मांड में आती हैं वो पृथ्वी पर भी असर डालती हैं और पृथ्वी की एनर्जी फील्ड को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो सूतक या अशौच जो है, हमारे जो पौराणिक ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से जो पौराणिक लोग थे उन्होंने देखा था कि 9 से 10 घंटे पहले तक जो प्री कुक्ड फूड था उसमें इन्फेक्शन पैदा होता था या वो स्पॉइल हो जाता था। तो ये जो है, ये एनर्जी फील्ड जो हमारी पृथ्वी की है वो इस समय डिस्टर्ब हो रही है और एक स्पॉइल्ड, और इसी तरीके से जैसे हम 72% वाटर है, मून हमारी वाटर को इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है, एनर्जी से फुल स्पॉइलेज ज्यादा बढ़ रही है, तो उस समय कहते हैं कि इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप चीजों को देखें, जितना प्रमाण हमारे से पहले बोलने वाले जो भी ज्योतिषाचार्य हैं इन्होंने समझाया है, या पहले भी हम सनातन धर्म की या सनातन परंपरा की हम कोई भी व्यवस्था देखें तो मुख्यतः ये 3-4 बिंदुओं पर काम करती है। एक, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पर, ह्यूमन स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर, ह्यूमन माइंड पर। अगर हम हर चीजों को देखें, जो अभी उन्होंने कहा कि हमारा जो राहु है वो मन को प्रभावित करता है, तो
हमारे नहीं, जया जो जी ये इसमें करना क्या चाहिए, मतलब हमें सिंपल उसी हाँ समय सिंपल खाना बनाना चाहिए फिर खा लेना चाहिए, पहले का खाना या आटा भी गूंदा हुआ है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं, क्या अभी ऐसे अभी क्या और है तुलसी नहीं मैम क्या अभी काम करता है, अगर खाना बना उसमें हमने तुलसी डाल दिया तो वो क्या पवित्र हो गया वो खाना, उसको खा नहीं सकते मैं हैं? आपको बता तुलसी और आम के जो पत्ते हैं ये तोड़ने के बाद भी इनके अंदर इस तरीके की इफेक्ट होता है जी कि जहां ये होते हैं, जैसे आम का पत्ता जहां होगा वहां 12 घंटे तक ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। जी तुलसी जहां होगी वहां पर फिर जर्म मल्टीप्लिकेशन या जर्म इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जब आपका फूड स्पॉइलेज हो रहा है और आप तुलसी का पत्ता खाने में रख रहे हैं तो वो स्पॉइल नहीं होगा। पौराणिक समय में आपके पास रेफ्रिजरेशन नहीं होती थी, आप तुलसी से प्रोटेक्ट करते थे, अग्नि से प्रोटेक्ट करते थे। अब आपके पास रेफ्रिजरेशन है, लेकिन क्योंकि व्यवस्था बन गई है आप रेफ्रिजरेटेड फूड भी खाएंगे लेकिन आपका डाइजेशन लो होता है। तो हल्का खाना खाएं। अगर आप इस समय उपवास रख सकते हैं तो और उस समय आप इस समय जो हम अशौच का काम बोलते हैं, जैसे इन्होंने मेरे से पहले जो वक्ता बोल रही थी, इन्होंने बहुत अच्छा जी समझाया कि मन को प्रभावित करता है। तो कोई भी एक्शन आप इम्पल्स में न लें। इसलिए इस समय जाप या मेडिटेशन को प्रमोट किया जाता है कि आप जाप करें, मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, आप ईश्वर का योग करें। और यानी उस मन समय को आप अपने आप को स्थिर रखना है, मन मन चंचल है को उसको पकड़ कर हम रखना है। ठीक है पवन जी। इम्पल्सिव जी इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि ऐसे में जैसे उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा होंगे, आपको इल्यूजनरी हो सकता है, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो कीप अलाइन, और ये एक पोर्टल भी बनता है, जैसे अगर एनर्जी कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर रही है तो कुछ एनर्जीज अलाइन भी हो रही है, जिससे आपका जो स्पिरिचुअल जी एवोल्यूशन है, जो हमारी परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम आध्यात्मिक तौर से अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं, ये एक मौका होता है जिसमें हम इसका मौका लाभ उठा सकते हैं। तो ये ठीक चंद्र है। ग्रहण अगर हमारे को एक डिसिप्लिनरी व्यवस्था में आने में भी मदद करता है। जी मैम, पवन जी भी हमारे साथ हैं। पवन जी क्या असर आप देखते हैं, दुनिया में क्या असर देखते हैं इसका, भारत पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि बहुत मन चंचल की बात तो राजनेताओं के मन भी हो सकता है चंचल हो, क्योंकि हमने ट्रंप को देखा ही है हाल फिलहाल कितनी चंचलता से उन्होंने 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया। तो ये चंचलता कितना नुकसान या फायदा पहुंचा सकता है भारत के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, इस चंद्र ग्रहण को समझना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं विद्वत पैनल को प्रणाम करना चाहता हूं, और बहुत अच्छे तरीके से आप डिबेट को करवा रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जो इस पैनल का हिस्सा बन पाया। देखिए, ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये विशेष है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ये विशेष है। और विशेष का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि चंद्रमा के साथ राहु का योग है, और उसके ठीक आगे शनि है। और चंद्रमा पर एक बृहस्पति के अलावा कोई और शुभ दृष्टि भी नहीं है। उस पर बुध, सूर्य, केतु, राहु और शनि का प्रभाव है। तो ये मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, और क्रोध की वजह से दुनिया भर में समस्याएं होंगी, आर्थिक समस्याएं भी होंगी, युद्ध से संबंधित समस्याएं भी होंगी। और 15 दिनों के भीतर लगभग भीतर भीतर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ये पश्चिम को ज़्यादा प्रभावित करेगा, हमें तो उतना नहीं करेगा, ये पश्चिम को और भी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि राजनेता का जो क्रोध है या गलत डिसीजन है वो ज़्यादा भारी पड़ता है बनिस्बत सामान्य लोगों के क्रोध के या उनके गलत डिसीजन से। तो राजनेताओं का गलत डिसीजन दुनिया के सामने एक परेशानी खड़ी कर सकता है, क्या सकता है, करेगा ही। देखिए, चंद्रमा को हम दिमाग के हाइपोथैलेमस से देखते हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो जो अभी हमारी बहन जया भारती जी ने कहा कि जो, और मनीषा जी ने भी कहा इस बात को, कि जब चंद्रमा मन को प्रभावित करेगा, या अगर हम ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हाइपोथैलेमस को प्रभावित करेगा, तो मन गलत डिसीजन लेगा
उसमें वहम आएगा, उसमें डर आएगा, उसमें शक पैदा होगा, वो कुछ का कुछ बोलेगा, कुछ घबराहट महसूस करेगा, या जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है वो ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करेंगे कुछ दिनों के लिए। बस ये परेशानियां इस चंद्र ग्रहण में लोगों को होंगी। बिल्कुल। अभी इसके देखिए चंद्र अलावा ग्रहण को आपको लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। एक बड़ा पैनल आज तक पर इस वक्त मौजूद है। नीरज जी भी हमारे साथ है, खगोल शास्त्री हैं, वो उस लिहाज से भी बताएंगे इसका महत्व क्या है या इसका क्या असर होगा। तो चंद्र ग्रहण का आपके जीवन में कितना असर होने वाला है, आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके लिए शुभ है, आपके लिए अशुभ है, क्योंकि समय भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि रात 9:57 से लगेगा और 1:27 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला। उससे पहले सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। 5:58 से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और 122 साल बाद ये ग्रहण जो है पड़ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज जी के पास सीधे आपको लिए चल रहे हैं, खगोल शास्त्री हैं, वो बेहतर और तरीके से समझा पाएंगे। सर, इसको किस तरीके की घटना समझे? पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है इसका पड़ना लोगों की जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव लाएगा? इसको अगर आसान शब्दों से अगर आपको समझाना हो तो क्या होंगे? ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि क्या उतार चढ़ाव लाएंगे। पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये ग्रहण होता क्यों। जैसे शास्त्री जी ने बताया था कि ग्रहण हमेशा नहीं होता, पूर्णिमा तो हमेशा आती है, 12 पूर्णिमा आती है, बट ग्रहण हमेशा कुछ ही टाइम पे होता है, कुछ ही पूर्णिमा पे होता है, या कुछ ही सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो कुछ ही अमावस्या पे होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो सौरमंडल है वो एक सिंगल प्लेन में नहीं है। अगर वो एक सिंगल प्लेन में होता, बिल्कुल सब एक ही प्लेन में ज्वाइन होते बिल्कुल, तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या, अगर मून की बात करें, चांद की बात करें, जो धरती के आसपास भी घूम रहा है, वो भी उसी प्लेन में घूम रहा होता, तो अपने आसपास, धरती के आसपास, तो हमें नजर आता कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो रहा होता। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ये प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन ऐसा नहीं है। ये प्लेन थोड़ा तिरछा है, जिसे हम डिग्री वाइज बोलते हैं, तो हम कहते हैं 5 डिग्री का फर्क है इसमें जी। तो ये प्लेन ऐसा है, ये धरती है यहाँ पे और ये प्लेन ऐसा है मून का जी। अब ये कभी ना कभी जरूर होता है कि अगर पीछे से, जैसे हमें पता है कि हमारे पास सौरमंडल में एक ही ऐसा एक तारा है बहुत बड़ा, जिसे हम सूर्य है हमारा जी। तो चांद पर ग्रहण लगने वाला है, धरती की परछाई पड़ने वाली है, चांद सूरज के बीच अपनी पृथ्वी आने वाली, और ऐसा संयोग आपको बताएं 122 साल बाद हो रहा है। आज इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। समय जल्दी से आपको बता दें, रात 9:57 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी, जो 1:27 तक रहेगी। अभी सूतक शुरू हो चुका है 12:58 से ही। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और उनसे जल्दी से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नीरज जी कुछ कह रहे थे और मुझे उनको बीच में रोकना पड़ा। नीरज जी, माफी के साथ आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए जी। तो मैं ये कह रहा हूं जैसे कि हमें ये पहले समझने की जरूरत है कि एक ग्रहण होता क्यों है। कि हमें, अगर ये ग्रहण जनरली होता तो ये हर महीने हो रहा होता, क्योंकि कभी भी सूर्य ग्रहण होगा तो वो एक अमावस्या के दिन होगा, और अगर एक चंद्र ग्रहण होगा तो वो एक पूर्णिमा के दिन होगा। अब पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने आती है, बट पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ग्रहण नहीं होता हर महीने। ये कभी ना कभी साल में 1 बार या 2 बार, कभी कभार वैसे अलग अलग जगहों पे होता है। फिलहाल इस बार भारत में है और बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला है। तो ये समझने की जरूरत है कि मैं ये बता रहा था आपको उस टाइम कि हमारा सौरमंडल है वो एक प्लेन में नहीं है, और वैसे ही जो चांद धरती के चक्कर काटता है वो भी सेम प्लेन में नहीं है सौरमंडल के साथ। उसका एक तिरछापन है, वो एक एंगल पे है, और ये एंगल जो है, अगर मैं प्लेन को कंपेयर करता हूं, वो तो 5 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब आपस में 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हर महीने तो ये ठीक है कि ये आ रहा है जा रहा है, तो हमें पूर्णिमा मिल रही है, अमावस्या मिल रही है, फिर पूर्णिमा मिल रही है, फिर अमावस्या मिल रही है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, जब सूरज है वो तो अपनी रोशनी कंटिन्यू पूरे सौरमंडल पे फेंक रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि उसी मोमेंट पे जब सूर्य, चंद्रमा, अर्थ और अपने प्लेन में है, और उसी प्लेन में सौरमंडल भी है जिसमें अर्थ और सूरज भी है,
तो जो आपस में तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तो उस मोमेंट पे अगर धरती, चांद धरती के बीच में आ गया और सूर्य और धरती के बीच में, तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और अगर चांद इस तरफ है, दूसरी उल्टी तरफ, और अगर धरती सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचने दे रहा, यानी कि धरती की छाया चांद पे गिर रही है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये सिंपल गणित है, ये समझने की जरूरत है कि ये सारा जो खेल है ये एक छाया का खेल है। या तो चंद्र चांद का शैडो अर्थ पे गिरता है, या अर्थ का शैडो चांद पे गिरता है। यही समझने की जरूरत है, और यही हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है। अब जो लास्ट चंद्र ग्रहण इंडिया में आया था वो 2018 में आया था, और उस टाइम हमारे पास कंटिन्यूअसली 2 चंद्र ग्रहण आए थे। 18 में एक जनवरी में आया था, और उसके बाद सीधा 1 जुलाई में आया था, 6 मंथ्स बाद। नीरज जी, हाँ जी, आप ये बताइए, आप तो वैज्ञानिक हैं, पूर्णमासी कोई भी हो, चाहे वो श्रावण महीने की हो, चाहे भादो महीने की हो, पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में ही आएगा। और स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी को सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश में आएगा, और अमांत में अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि के, एक ही अंश, एक ही कला विकला में होंगे। स्वाभाविक रूप से जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा के साथ में राहु की युति होगी, तो निश्चित है कि उस दिन केतु के साथ में सूर्य की युति भी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में 6 राशि का अंतर होगा। तो पूर्णमासी के दिन जब राहु के चंद्रमा के साथ आने से चंद्र ग्रहण लग गया, तो केतु के साथ भी ग्रहण योग बनता है, तो सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगा? तो लगता है ना बाद में, 15 दिन बाद लगता है ना। 15 दिन बाद नहीं, जब उसी दिन केतु और सूर्य की युति हो रही है, उसी दिन चंद्रमा और राहु की युति हो रही है। राहु से भी ग्रहण योग बनता है, केतु से भी ग्रहण योग बनता है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप जिसे राहु और केतु कह रहे हैं, हम उन्हें अपनी भाषा में नोडल पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे ये दोनों प्लेन जो मैं आपको कह रहा था आपस में मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं चांद और धरती का प्लेन, और धरती और सूर्य का प्लेन, ज्योतिष जो में भी आपस में हम उनको राहु केतु कहते हैं, वैसे संपात बिंदु उनका नाम है। उसे नोड्स कहते हैं, सिद्धांत में संपात बिंदु कहते हैं। 2 संपात बिंदु हैं, दक्षिण संपात बिंदु और उत्तर संपात बिंदु। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूं कि आपस में राहु और केतु जो आप कह रहे हो, या जो नोड्स कह रहे हो, वो दोनों चांद के, दोनों इस प्लेन के ऑपोजिट साइड होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ताकि जब इस तरफ चांद आए तो उस टाइम पे हमारे यहां सूर्य ग्रहण होगा, और एक तरफ आए तो चंद्र ग्रहण होगा, जो कि हमेशा ही होता है, जरूरी नहीं है वो उसी जगह पे हो। इसीलिए चंद्र ग्रहण लंबा होता है, क्योंकि धरती की छाया बड़ी होती है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो छोटा है, तो उसकी छाया बहुत नहीं फैलती। देखिए, वो तो मैं भी जानता हूं कि गोलाकार सूर्य का जो व्यास है वो 6500 योजन है, और चंद्रमा का जो चंद्रमंडल का व्यास है वो 480 योजन है। तो स्वाभाविक रूप से 6500 व्यास, सूर्य का व्यास तो बहुत बड़ा है, और चंद्रमा का 480 योजन है, तो वो तो बहुत छोटा है। तो उसको जाकर के जब राहु हमें अभी पता है कि 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण तभी आ पाएगा जब ऐसा नहीं होता कि अगर ये प्लेन आपस में मिल रहे हैं तो ये 15 दिन बाद भी उसी प्लेन में रहेंगे। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साथ में आते हैं, ये हमेशा ही होता है। एक खगोल शास्त्री के तौर पे आपको क्या ये जो चंद्र ग्रहण है, ये किसी लिहाज से आप भी समझते हैं कि ये हर बार से अलग है, या इसमें क्या अलग है, या ये रेगुलर प्रक्रिया है? नहीं, इस बात का जो वैसे तो ये एक चंद्र ग्रहण है, जिसे हम कहते हैं, हमें जो चांद है वो लाल नजर आएगा, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। अब वो चांद लाल भी इसलिए नजर आता है क्योंकि धरती की जो वायुमंडल है, उससे जो सूरज की लाइट होती है वो फिल्टर आउट होके छन के चांद तक पहुंचती है, और सिर्फ रेड लाइट, यानी कि जो लाल पार्ट होता है, अगर आपको इजी वर्ड में समझाऊं, जैसे आपको पता है एक लाइट के 7 रंग होते हैं, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, आपको पता होगा, वायलेट से शुरू होता है और रेड तक जाता है। तो रेड कलर जो होता है, जैसे लाल कलर होता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, ज्यादा होती है, तो वो चांद तक पहुंच पाता है, बाकी सारे हट जाते हैं। इसी कारण से जो चांद होता है वो उस दिन लाल कलर का नजर आता है। अगर
धरती में सौर ये नहीं होता, हमारे पास एटमॉस्फेयर, हमारे पास वायुमंडल नहीं होता, तो हमें उस दिन चांद नजर ही नहीं आता। अब मैं आता हूं आपके सवाल अलग पे। है या सर इसमें क्या मतलब ये अलग इसलिए है कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है हम उसे काउंट करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखो ये कहां पे पूरे वर्ल्ड में कहां पे सेंटर पे है, तो इंडिया जो है इस चंद्र ग्रहण के सेंटर में है। इसीलिए आपको ये पूरे का पूरा चंद्र ग्रहण इंडिया से नजर आ रहा है। वो भी देखिए आप बड़े ही 11 के और 12 बजे के आसपास ही पूर्ण चंद्र ग्रहण आ रहा है, जो भी ऑलमोस्ट मिडनाइट के आसपास है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके 2 घंटे पहले चंद्रग्रहण शुरू होता है और उसके 2 घंटे बाद चंद्रग्रहण खत्म हो जाता है। तो ये 5 देख घंटे सकते हैं नंगी आंखों से। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ये खगोलीय घटना है जिसे मैं और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, इसे एंजॉय कीजिए। ये देखिए कभी कभार ही आती है, इसको देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। चांद जो है कभी लाल नहीं बनता ऐसे, तो चांद को लाल होते हुए देखिए, नीरज जी, मैं ये समझता हूं कि चंद्रमंडल का जो व्यास है वह 480 योजन है, और ऐसी स्थिति में एक राशि में जबकि 30 अंश होते हैं, वहाँ 6 अंश राहु और चंद्रमा का अंतर आ रहा है। यदि ऐसी स्थिति में चंद्रमा को देखा जाए तो मैं समझता हूं कि उसके नेत्रों के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो जाएगा, या उसके शरीर के जो जल तत्व है उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है। या कोई मेडिकल अनफिट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वनस्पतियों का स्वामी भी चंद्रमा है, और अंतर भी कितना, मात्र 6 अंश चंद्रमा के रहते हैं। चंद्रमा बहुत कमजोर स्थिति में है। जी आप शास्त्री जी, मैं एक खगोलीय, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं एस्ट्रोनॉमर हूं। मैं इन चीजों को नहीं कमेंट कर सकता कि आप जैसे कह रहे हैं वायु का होता है, या हमें ये पता है कि अगर पूर्णिमा होती है तो हम जिसे कहते हैं कि टाइडल इफेक्ट आता है अर्थ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। उसे हमें पता है कि वो पानी को, उसमें ग्रेविटेशनल पुल है तो वो जरूर करता है। तो हम जिन चीजों को हमेशा माने तो हमें उस चीज को, मैं तो ये कहता हूं हर पूर्णिमा के दिन जो आप कह रहे हो, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चांद बड़ा है, चांद की रोशनी ज्यादा आ रही है और हमारे पूरे शरीर में पानी ही पानी है और हम उससे इफेक्ट हो रहे हैं। बट ऐसा हम हर पूर्णिमा के दिन बात नहीं करते हैं। हम हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन ही इन चीजों को बातें लेके बैठते हैं कि हमें आज ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो आप सूर्य ग्रहण जो बोलने की इसका इम्पैक्ट नहीं होता नेकेड आई से देखे, मैं नहीं मानूंगी। साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो उस समय जो आपने बोला ना, रेड रेज आती हैं, इंफ्रा रेड रेज होती हैं वो, और इंफ्रा रेड रेज अपने लेवल में, हाँ जी, तो वो अपने लेवल में इट विल इम्पैक्ट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज की तारीख में आपसे आपको इम्पैक्ट करे। उसके इम्पैक्ट सटल लेवल्स में आगे जा कर के भी हो सकते हैं। ऐसा तो होना होता है कि आपको कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो जाए या इंफ्रारेड रेज हो जाए, किसी चीज़ से इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा, उसका स्लो सटल इम्पैक्ट भी आता है, इसीलिए बोला जाता है नहीं देखा जाए। और प्लस चांद जो होता है उथल पुथल का कारक होता है, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि आपके मन का कारक है। उस समय एंजाइटी लेवल्स बहुत होते हैं। साइंटिफिकली जितने ये मेंटल असाइलम्स होते हैं या जितने भी आपके जेल आदि हैं, वहाँ पे स्पेशली अमेरिका में रिसर्च की गई है कि उस समय एक्स्ट्रा वहाँ पे फोर्सेस लगा दी जाती है कि जिनके अंदर इस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, वो कई बार जेल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रहण का प्रभाव होता है, इसलिए बोला जाता है कि आप मत देखिए उस समय, आप मानसिक जाप करिए। मानसिक जाप आप करेंगे। एक मत है यहाँ, खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ज्योतिषाचार्य जो हैं या धर्मगुरु जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उनको मत देखिए, उसका हो सकता है आप पे कोई प्रभाव हो। पवन जी, एक रिएक्शन मैं आपका इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि 22 साल बाद चंद्रग्रहण जो है पितृपक्ष का संयोग भी बन रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जरा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, पहले मैं जो रेड लाइट की बात की गई है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। एक्चुअली वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है और हमको वो दिखाई भर देती है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी। वैसा इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जैसे कोरोना छोड़ता है या जो क्राउन बनता है सूर्य ग्रहण के बाद, वो जो इम्पैक्ट हमारी आंखों पर छोड़ता है, चंद्र ग्रहण वैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। एक बात। दूसरी चीज़ ये है, पितृपक्ष एक अलग मान्यता है और चंद्र ग्रहण एक अलग खगोलीय घटना है, जिसके बारे में आदरणीय श्री राजकुमार जी ने बहुत सुंदरता से समझाया।
तो दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बनेगा और जो पितृपक्ष है ये सामान्य गति से अपना चलता रहेगा और जो चंद्र ग्रहण है इसका इम्पैक्ट 1:26 को पूर्ण हो जाएगा। तो इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ, चंद्रमा के जो इम्पैक्ट है मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से समझाए हैं। चंद्रमा के जो जल पे, जो मस्तिष्क पे, मानसिकता पर जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, वाहनों की टक्कर होगी, ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं ये ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पितृपक्ष से इसका कोई सीधा संबंध नहीं। मनीषा जी भी कुछ कहना चाह रहे हो, नंदिता जी भी? जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पवन सिन्हा जी, जैसे जब ग्रहण होता है ना, ग्रहण के दौरान भी जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उसको कई लाख गुना उसका फल मिलता है। तो जब दो ग्रहण के बीच में सैंडविच अगर पितृपक्ष है तो उसका ग्रहण का देखिए, चंद्र ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उसके वेवलेंथ्स, उसकी इम्पैक्ट ये 15 दिन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके बाद सूर्य ग्रहण का भी इम्पैक्ट आएगा, तो वो जक्सटापोज्ड हो गया इस समय पितृपक्ष। ये पितृपक्ष आप ये मान लीजिए कि बहुत ही पावरफुल समय है, जिस समय आप अपने पितरों के लिए आप पिंडदान करें, उनके लिए तर्पण करें, उनके लिए चैरिटीज़ करें, उनके लिए ध्यान आदि करें और उनके लिए हीलिंग एनर्जीज़ भेजें। आप देखेंगे उसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्रहण के समय में किया हुआ पितृ तर्पण हमेशा बहुत अच्छे फल देता है। तो मेरा ये अपनी राय है, अपना मानना है कि दो ग्रहणों के बीच में अगर पितृपक्ष पड़े तो बहुत ज़बरदस्त उसमें आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए। ठीक, मनीषा जी, इसमें मैं आप जो बात कहना चाह रही हूँ कहिएगा, उसको मैं अगर पॉइंट वाइज से ये समझना चाहूँगी कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है और क्या करना है, वो भी अगर आप 10 चीज़ें ऐसी बता सकें तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा पहले बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा वहाँ आ रहा था जब हम पूर्णिमा का जिक्र कर रहे थे जी। तो हम सब कब से जो है ना वो फुल मून मेडिटेशन के रिचुअल को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। खासकर जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें स्पेशली कहा जाता है कि आप इसके बेनिफिट्स जो है वो लीजिए। बट मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ पूरी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी से, क्योंकि हमने हमेशा जो है ना एस्ट्रोनॉमी को अपना भाई समझा है, पर शायद एस्ट्रोनॉमर्स ने हमें एस्ट्रोलॉजर्स को अपना भाई बंधु नहीं समझा। वी ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल्स। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हमने बड़ों से अपने यही सुना है कि कभी भी ग्रहण जब लगे उसे नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। अब उसका एक कारण ये भी है कि जब घर के बड़े कहते हैं ना कि नहीं देखो, तो एक होता है कि जनरेशन्स ने सुना और उसको समझा और उसे फॉलो किया, लेकिन अगर आपने फिर वहाँ क्वेश्चन कर करके नहीं मैं तो घर से बाहर जा ही रहा हूँ, मुझे तो आज देखना ही है, तो आपने क्या किया, घर में कलेश। तो चंद्र ग्रहण का असर सबसे पहले आपने अपने घर में जो है वो ज़रूर देख लिया। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप अपने घर के बड़ों की जो है वो ज़रूर सुने, और ये जनरेशन टू जनरेशन आनी चाहिए ये चीज़। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक्चुअली करें क्या इस दौरान, ये हॉलीडे की तरह तो नहीं हम बैठ सकते कि आज हमें कुछ नहीं करना। चंद्र ग्रहण में जो 4 चीज़ों का वर्णन जो हमें हमेशा जो अपने बड़ों ने सिखाया है वो है स्नान, जप, तप और दान। अब इसमें सबसे पहले है कि स्नान जो है वो आप ग्रहण से पहले भी कर सकते हैं, ग्रहण के बाद जो है वो ज़रूर स्नान करना चाहिए। तीर्थ स्थल पे स्नान करना बहुत शुभ होता है, ना वहाँ जाना मुमकिन हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर आप नहा सकते हैं, गंगाजल का छींटा भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो जाप क्या करें। जाप से पहले ना अपने मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। किसी की निंदा, चुगली, किसी की बुराई इस वक्त ना करें, गुस्से से जो है वो दूर रहें। उसके साथ साथ जाप जो आसान हो आपके लिए। ये इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े मंत्र देखें पर बोलने नहीं आए, तो इससे अच्छा है कि सुन लें। जाप जो है वो आप मानसिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सबको दिखाना है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो देता बेहिसाब है और एक हम हैं कि उसका नाम भी लेते हैं तो गिन गिन के। तो अपने आप को इस दौरान कैलकुलेशन में नहीं उलझाना कि मैं 21 बार जाप करूँ, मैं 31 बार जाप करूँ, 108 बार जाप करूँ या इतने बार जाप करूँ। जाप करना बहुत ज़रूरी है। स्नान, जप, तप। तपस्या क्या है? तपस्या है खुद पर कंट्रोल रखना, कंट्रोल अपनी वाणी पर, कंट्रोल अपनी ज़ुबान पर, कंट्रोल अपने खान पान पर और कंट्रोल अपने आप पर। इन सब चीज़ों का जब हमने कर लिया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अब तपस्या का मतलब वो नहीं कि हम जंगलों में या पर्वतों पर जाकर जो है वो हम बैठ गए हैं ध्यान लगा के, बल्कि अपने आप को जितना कंट्रोल रखेंगे वो सबसे ज़्यादा बड़ा तप है। दान आप जितना करें, जितनी लोगों की आप मदद कर सकें, दवाई का दान हो आप। अच्छा, ये जो दान है ये चंद्र ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि रात का वक्त है पूरा, आप सोचिए 9 बजे से रख सकते हैं, आप निकाल के रख लीजिए और सुबह आप जो है वो दान दे सकते हैं। और इस टाइम पे सो सकते हैं या इंसान 9-10 बजे सो सकता है, या जब तक ग्रहण कंप्लीट ना हो तब तक जगना ही है? गर्भवती स्त्री के लिए क्या करना है? बहुत सारे सवाल है मैम।
देखिए, जब तपस्या की बात आती है ना, या जाप की बात आती है, तो ये आपके अपने ऊपर है। इस दौरान आप मेडिटेशन करेंगे, आप वैसे मेडिटेशन करें या नहीं करें, पर जब ग्रहण के समय जो मेडिटेशन की जाती है उसका हजारों करोड़ों गुना जो है वो हमें फल मिलता है। और ये इसको टेस्ट करने के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि करें अगर हमें तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे पहली प्रिकॉशन है कि अवॉइड गोइंग आउटसाइड। आपको बाहर जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्यों असर पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ सकता है। इसका कारण क्या है? जैसे अभी जो है खगोल शास्त्री नीरज जी ने समझाया कि जब पूर्णिमा की किरणें जब पड़ती हैं तो हम हाई टाइड्स हमें जो है वो समुद्र में दिखाई देती हैं। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो माँ के गर्भ में ये होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में वो रहता है, जिसके अंदर सी वाटर जैसी ही कंसिस्टेंसी हम कहते हैं कि पानी और सॉल्ट की होती है, सिमिलैरिटी। लेकिन इसलिए जब वो पानी का असर जो है वो हमें जो है हाइटाइड्स नजर आती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज पर भी इसका असर पड़ सकता है। पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई नहीं कहता। क्या नहीं करना है उनको? क्या नहीं करना है? जैसे मैंने बोला कि निंदा चुगली नहीं करनी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी कोशिश कीजिए कि अपने मन को जितना साफ रखें, जितना अच्छा आप सोचें। आपका ना सवाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं ना, ये दो शब्द ये इनफ हैं मन को विचलित करने के लिए कि अब कुछ होने वाला है। क्योंकि ग्रहण का मतलब है कंज्यूम करना, तो हम नेगेटिविटी क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी क्यों नहीं? हम हमेशा एक बात कहते हैं, और आपके इस चैनल पे के माध्यम से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक योग हमें मिलता है जब हम मन को कंट्रोल करके हम जो है वो जाप कर सके। मेडिटेशन में यूं तो हम समय बिता नहीं पा रहे ना, तो इस समय का यूटिलाइजेशन क्यों ना हो। नंदिता जी, जी ग्रहण करें, जैसे कंटिन्यूइंग विद व्हाट मनीषा जी वाज सेइंग, मैम जल्दी से। जी जी, तो ग्रहण ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपने मंत्रों को, यंत्रों को, क्रिस्टल्स हैं उन सबको सिद्ध करने के लिए। रुद्राक्ष अपने धारण करना, आप ग्रहण के समय धारण करिए, उसको पूजित करके धारण करें, आप देखेंगे महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी। तो आप ग्रहण के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना उसको भी देखिए, सोने के बजाय आप इन सारी चीज़ों पे करें तो बहुत अच्छा रहता है। जया जी, मैं इसमें सभी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड किए, तो वैल्यू ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमारे ज्योतिषाचार्य जी जितने भी बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है ये अभी से लेकर के आगे 15 दिन तक भी रहेगा। और आप एक चीज़ पे जो जोर डाल रही हैं वो ये है कि क्या लोग करें क्या ना करें, जिससे अगर कुछ एडवर्स इफेक्ट है तो वो एलिमिनेट हो और पॉजिटिव इफेक्ट रहे। तो एक चीज़ मैं आप लाना चाहूँगी वो है कि सबसे बड़ी पावर जो एक इंसान के पास है वो है उसकी चेतना, वो है उसकी अवेयरनेस। और ये जो टाइम, ये जो एक जोन बनता है वो ये है कि अगर हम, जैसे हमारा माइंड है या इल्यूजन है या गुस्सा आ रहा है या जो चीजें आपको लगेगा इज समथिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट, तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब आप सुबह जाग रहे हैं तो बी कॉन्शियस, बी अवेयर दैट व्हाट यू आर। एक थोड़ा सा समय, हम जैसे ही सुबह उठते हैं फटाफट जो दिनचर्याएं हैं, एक्टिविटीज हैं, यानी कुल मिलाकर जो समझ आया है कि आपको अपने मन को शांत करना है, समय इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इतनी बखूबी तरीके से हमें समझाने के लिए कि इसको नेगेटिविटी के लिहाज से नहीं देखना, यानी क्या बुरा होगा ये मत सोचिए, क्या अच्छा हो सकता है इसको सोचिए, अच्छा सोचिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।